स्टूडेंट आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, जो कि हमारी शिक्षण की सामान्य प्रविधियां हैं। तो आज हम प्रविधियां देखेंगे। अभी तक हमारी जो शिक्षण की नीतियां, युक्तियां और विधियां चल रही थी, तो उसमें हमने नीतियां देखी थी। आज हम देखेंगे प्रविधियां कि प्रविधियां होती क्या हैं। तो ज़्यादातर लोग क्या होता है कि प्रविधि और विधि को एक ही मानते हैं। वो सोचते हैं ये एक ही चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है। विधि और प्रविधि में अंतर होता है। ये मैं पहले भी आप लोग को बता चुकी हूँ कि विधि और प्रविधि एक नहीं होती है, उनमें अंतर होता है। जिसके द्वारा छात्रों को ज्ञान प्रदान किया जाता है वो विधि कहलाती है। जिसके द्वारा छात्रों को ज्ञान प्रदान किया जाएगा वो विधि कहलाती है। और प्रविधि में क्या होता है कि शिक्षक की समस्त सारी गतिविधियां निहित होती हैं। ये मैंने पहले भी बताया था। प्रविधि क्या होती है, शिक्षण प्रविधि क्या होती है? विषय वस्तु जो होती है हमारी, उसके प्रस्तुतिकरण को रोचक, प्रभावी और उद्देश्यपरक बनाने के लिए हम जिन उपायों का यूज करते हैं उनको शिक्षण प्रविधि कहा जाता है। जो हमारी विषय वस्तु है, जो हम छात्रों को पढ़ाएंगे, उसको हम विषय वस्तु को किस तरह से हमें प्रस्तुत करना है, तो उसके लिए विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण को रोचक बनाने के लिए, प्रभावशाली बनाने के लिए और उसका कुछ उद्देश्य हो तो उद्देश्यपरक बनाने के लिए हम जिन उपायों का यूज करते हैं उनको हम शिक्षण प्रविधि कहते हैं। शिक्षण प्रविधि के कितने प्रकार हैं? शिक्षण प्रविधि कितने प्रकार की होती है तो वो मैं आपको बता देती हूँ। शिक्षण प्रविधि में व्याख्या प्रविधि होती है, स्पष्टीकरण प्रविधि होती है, विवरण प्रविधि होती है, वर्णन प्रविधि होती है, कहानी कथन होती है, निरीक्षित अध्ययन प्रविधि होती है, उदाहरण प्रविधि होती है और प्रश्न प्रेक्षा तथा प्रत्युत्तर प्रविधि होती है। तो इस तरह से ये 8 प्रविधि होती हैं जो कि हमारे विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण को रोचक बनाती हैं, प्रभावी बनाती हैं और उद्देश्यपरक बनाती हैं। तो ये प्रविधि होती हैं। शिक्षण विधि और प्रविधि में अंतर होता है। ये तो मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ और आज भी मैंने आपको बताया कि विधि और प्रविधि में क्या अंतर होता है, पर बहुत से लोग फिर भी इसे एक ही मान लेते। तो ऐसा नहीं है। ये मैं बार बार आपसे बोल रही हूँ कि ये अलग अलग होती हैं। शिक्षण विधि का संबंध शिक्षण के उद्देश्य से होता है, जबकि शिक्षण प्रविधि का संबंध शिक्षण के उद्देश्य से ना होकर केवल शिक्षण विधि से होता है। याद रखिएगा, शिक्षण विधि का संबंध शिक्षण के उद्देश्य से होता है। याद रखिएगा कि शिक्षण विधि का संबंध किससे होता है? शिक्षण के उद्देश्य से। जबकि शिक्षण प्रविधि का संबंध शिक्षण के उद्देश्य से नहीं होता, केवल शिक्षण विधि से होता है। प्रविधि का संबंध शिक्षण विधि का शिक्षण उद्देश्य से प्रत्यक्ष संबंध होता है, जबकि शिक्षण प्रविधि का संबंध शिक्षण के उद्देश्य से अप्रत्यक्ष होता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन में आ जाता है। मतलब प्रविधि वैज्ञानिक विश्लेषण तथा व्याख्या के लिए जिन वास्तविक तथ्यों की हमें जरूरत होती है उन्हें इकट्ठा करने के लिए जो अनुसंधानकर्ता जिस विधि अथवा जिस तरीके को अपनाता है उसे हम प्रविधि कहते हैं। समझ में आ गई होगी कि प्रविधि क्या है? वैज्ञानिक विश्लेषण तथा व्याख्या के लिए जिन वास्तविक तथ्यों की हमें जरूरत होती है उन्हें इकट्ठा करने के लिए अनुसंधान करता है जिस विधि अथवा जिस तरीके को अपनाता है उसे हम प्रविधि कहते हैं। तो ये समझ आ गई होगी। आज हम पहली देखेंगे व्याख्या प्रविधि। चलिए देख लेते हैं जल्दी जल्दी। इसमें दिया हुआ है, देखिए। किसी भी अधिगम के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि उस क्षेत्र में कौशल तथा दक्षताएं विकसित की जाएं। शिक्षण प्रविधियां ऐसे साधन हैं जिनके प्रयोग से छात्र पाठों में रुचि लेने लगते हैं, पाठ्य सामग्री उन्हें अधिक स्पष्ट होने लगती है और वे सरलता और सुगमता से विषय वस्तु को हृदयंगम करने में समर्थ हो जाते हैं। वही चीज़ मैं बता रही हूँ कि जो हमारी पाठ्य वस्तु है उसे रोचक बनाने के लिए, प्रभावशाली बनाने के लिए और उद्देश्यपरक बनाने के लिए
प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है, जिससे छात्रों को आसानी से समझ आ सके चीज़ें, और जो उनकी कठिनाइयाँ हैं शिक्षण में वो दूर हो सकें। मोटे तौर पर शिक्षण प्रविधियों का प्रयोग शिक्षण को रुचिपूर्ण, प्रभावपूर्ण तथा सफल बनाने के लिए किया जाता है। देखिए, ये मैंने अभी आपको बताया ही था। आगे, शिक्षण की सामान्य प्रविधियां वे माध्यम हैं जिनसे पाठ का प्रारंभ, विकास तथा अंत रोचक ढंग से होता है। ये दी हुई हैं प्रविधियां, ये मैंने अभी अभी आपको बताई हैं। 8 प्रविधियां हैं, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए हम जल्दी से देखते हैं व्याख्या प्रविधि। व्याख्या प्रविधि वह माध्यम है जिसमें विषय वस्तु के कठिन अंशों को सरल भाषा में छात्रों की मानसिक रुचि स्तर के अनुकूल गहराई के साथ विश्लेषण करके इस प्रकार समझाया जाता है जिससे कि विषय वस्तु ने अधिक स्पष्ट, सुगम तथा बोधगम्य होने लगे। व्याख्या प्रविधि के बारे में सब जानते ही होंगे कि व्याख्या प्रविधि क्या होती है। अगर कोई विषय वस्तु ऐसी है या कोई चैप्टर ऐसा है जिसे बच्चे आसानी से नहीं समझ पाते हैं, तो उनको हम एक्सप्लेन करके, उनकी व्याख्या करके, जो कठिन शब्द हैं उनके बारे में बताकर हम व्याख्या प्रविधि का यूज़ करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। विषय वस्तु जितनी जटिल एवं दुरूह होगी उतनी ही प्रभावशाली व्याख्या करने की जरूरत होगी। व्याख्या प्रविधि का प्रयोग सामाजिक विषयों के अधिकतर तथ्यात्मक एवं सूचनात्मक प्रकरणों के संदर्भ में भाषा शिक्षण में अधिकतर कठिन शब्दों, मुश्किल अंशों, वाक्यों तथा भावों को पूर्ण ज्ञान के आधार पर स्पष्ट करने के लिए एवं गणित तथा विज्ञान के कठिन प्रत्ययों को बोधगम्य बनाने में सफलतापूर्वक किया जाता है। तो यहाँ तक ये समझ आ गई होगी कि व्याख्या प्रविधि का यूज़ क्यों किया जाता है। तो जो कठिन होते हैं, शब्द होते हैं, उनको आसान बनाने के लिए, जिससे जल्दी समझ में आ जाए छात्रों के, इसलिए व्याख्या प्रविधि का यूज़ किया जाता है। और उससे पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि बहुत से स्टूडेंट्स ये कमेंट कर रहे हैं कि हमें रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में जानना है। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि जो मेरे चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है उसी को देखने के बाद वो लोग कमेंट कर रहे हैं। तो मैंने उसमें जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैंने अच्छे से बता दी हैं। और एक स्टूडेंट ने कहा है कि मुझे बीए सेकंड ईयर के सिलेबस के अकॉर्डिंग रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में जानना है। तो वो भी उसमें से देख सकते हैं, और चाहे वो सेकंड ईयर हो, चाहे वो थर्ड ईयर हो, चाहे वो फर्स्ट ईयर हो, या कोई भी क्लास हो, बीएड हो, यूपी टेट हो, कोई भी हो, तो वो ये जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं या गांधी जी हैं, इनके बारे में यही चीज़ें होती हैं जो कि मैंने उसमें बताई हैं। कुछ भी कम ज़्यादा नहीं होता, तो यही चीज़ें आती हैं। बाकी और मुझे नहीं लगता कि कोई और चीज़ें आती होंगी। फिर भी अगर कोई चीज़ छूट गई होगी तो मैं दोबारा से उस पर वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी, आप लोग परेशान ना हो। तो जितनी ज़रूरी चीज़ें वो मैंने उसमें बता दी हैं, आप लोग उसमें से देख लीजिए। वो सारी ही क्लासों में वही चीज़ आएगी, बाकी और ज़रूरी होगी तो देख लेंगे हम आगे। चलिए देखते हैं आगे। और हाँ, एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, जो लोग नए हैं भाई चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन भी नहीं आएगा जो मेरे न्यू वीडियो अपलोड होंगे उनका। इसलिए सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहा करिए। तो अच्छा लगता है कि लाइक भी कर रहे हैं आप लोग, कमेंट भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है देख के। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्याख्या विधि को प्रभावोत्पादक बनाने के लिए निम्नांकित बातों पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, व्याख्या विधि है, उसे हम और ज़्यादा कैसे उसे और प्रभाव पड़े जिससे छात्रों पर,
तो कैसे हम उसके उपाय कर सकते हैं, तो हमें अपनी किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, तो वो चीज़ देखते हैं। भाषा पर अधिकार। देखिए, अगर हम व्याख्या कर रहे हैं तो हमारा भाषा पर अधिकार होना चाहिए, मतलब हमारी भाषा एकदम स्पष्ट होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए और प्रभावशाली होनी चाहिए। तो इसी चीज़ पे यहाँ बोल रहे हैं, व्याख्या करने वाले शिक्षक का भाषा पर पूर्ण अधिकार होना चाहिए, तभी वह सरलता तथा प्रभाविता के साथ व्याख्या करने में समर्थ होगा। विषय वस्तु पर अधिकार। जो व्याख्या कर रहा है उसका जो टीचर है या शिक्षक है, उसको विषय वस्तु पर भी अधिकार होना चाहिए, तभी वो अच्छे से व्याख्या कर पाएगा। अगर विषय वस्तु के बारे में उसे नॉलेज ही नहीं होगी, उसे जानकारी नहीं होगी, तो वो अच्छे से व्याख्या भी नहीं कर पाएगा। व्याख्या करने वाले शिक्षक को व्याख्या के लिए प्रकरण या विषय वस्तु पर पूर्ण अधिकार होना चाहिए, तभी वह स्पष्ट, त्रुटि रहित, शुद्ध तथा सही जानकारी छात्रों को दे सकने में सक्षम होगा। तीसरा है, व्याख्या सही समय पर सही स्थल पर होनी चाहिए। व्याख्या करने वाले शिक्षक को यह भी जानकारी रखनी चाहिए कि वह किस विषय वस्तु की व्याख्या किस समय, किस स्थल पर तथा किन उपकरणों की मदद से प्रभावशाली ढंग से की जा सकती है। जब भी छात्र विषय वस्तु को समझने में परेशान हो रहे हों या पढ़ाए जाने वाले संप्रत्यय अधिक जटिल हों, इस प्रविधि का प्रयोग आवश्यक एवं अपेक्षित है। देखिए, व्याख्या तो कर रहा है टीचर, लेकिन उसका टाइमिंग सही नहीं है, तो वो भी बेकार जाएगा। इस चीज़ को बहुत ध्यान से शिक्षक को यूज़ करनी चाहिए कि व्याख्या प्रविधि का हमें यूज़ कब करना है और किन उपकरणों की सहायता से करना है। तो ये सारी जानकारी इस शिक्षक के लिए बहुत ज़रूरी है। आगे देखते हैं, व्याख्या की मूर्तता। इस विधि द्वारा व्याख्या को सरल तथा मूर्त बनाने के लिए उपयुक्त उपकरणों तथा चित्र, पोस्टर, रोल, अपबोर्ड, चार्ट तथा उपकरणों आदि की सहायता ली जाती है। भाषा शिक्षण में इस प्रविधि का प्रयोग निम्नांकित रूप में किया जाता है। ये देखिए, आगे दिया हुआ है। अभिनय के रूप में, वाक्य प्रयोग के रूप में, पर्यायवाची या विलोम शब्द कथन के रूप में, संधि विश्लेषण के रूप में, समास विग्रह के रूप में, निश्चित परिभाषाओं के रूप में, व्युत्पत्ति के रूप में, सरल भाषा में रूपांतर कर स्पष्टीकरण के रूप में। तो ये इसके जो रूप दिए गए हैं, किस किस तरह से व्याख्या की मूर्तता, तो ये सारा दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिए, ये याद कर लीजिएगा क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। आगे देखते हैं, व्याख्या प्रविधि की सीमाएं। इसे देखेंगे जल्दी से, एक मिनट। व्याख्या प्रविधि की निम्नांकित सीमाएं हैं। नंबर 1 है, प्रत्येक शिक्षक इस प्रविधि के उपयोग करने के लिए सक्षम एवं समर्थ नहीं है, अतः उन्हें इस प्रविधि के प्रयोग के लिए अपेक्षित कुशलता एवं योग्यता का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। देखिए, बहुत से टीचर ऐसे होते हैं कि उन्हें नॉलेज तो होती है, जानकारी पूरी होती है, लेकिन वो व्याख्या नहीं कर पाते हैं। मैंने बहुत से लोगों को ये कहते हुए सुना है कि वो बच्चे को अच्छा पढ़ा देंगे, उन्हें बहुत होशियार हैं, वो अच्छा पढ़ा देंगे, वो बहुत होशियार हैं। तो ऐसा नहीं होता। होशियार होते हैं, सब होशियार होते हैं, लेकिन जो ये एक्सप्लेन करने की जो योग्यता है वो हर एक में नहीं होती है। तो वही चीज़ यहाँ पर कह रहे हैं कि हर शिक्षक को व्याख्या करने की योग्यता हो, ये ज़रूरी नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। शिक्षक को खुद आता होगा वो अलग चीज़ है, लेकिन वो अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए ये दूसरी बात है। तो ये एक योग्यता होती है जो हर एक में नहीं होती है। इसमें व्याख्या के समय विश्लेषण पर जोर दिया जाता है, जिससे कई बार छात्र का समग्र चित्र नहीं बना पाते।
अनेक बार शिक्षक को यह निश्चित करना कठिन हो जाता है कि व्याख्या विधि का प्रयोग किस सीमा तक उपयुक्त है। तो ये इसकी सीमाएं हैं। आगे हम देखेंगे व्याख्या प्रविधि के प्रयोग में सावधानी कि क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए, तो वो इसमें दी हुई हैं। व्याख्या प्रविधि के प्रयोग करते समय शिक्षकों को निम्नांकित सावधानियों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? व्याख्या प्रविधि के प्रयोग से पूर्व अपेक्षित तथा उपयुक्त योजना बनानी चाहिए कि किन स्थलों पर कब और कैसे इस प्रविधि का प्रयोग किया जाएगा। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि व्याख्या किस समय किन उपकरणों की सहायता से करनी है, ये भी उन्हें रूपरेखा बना के चलनी चाहिए। व्याख्या छात्रों के मानसिक स्तर तथा उनकी बोध शक्ति के अनुकूल होनी चाहिए। व्याख्या तभी की जानी चाहिए जब इसकी आवश्यकता हो, बिना आवश्यकता के इसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। आई होप ये सब समझ आ रही होगी, इसमें समझाने वाली चीज़ें नहीं हैं, फिर भी जहाँ समझाने की ज़रूरत है मैं समझा रही हूँ। आगे चलिए देखते हैं। व्याख्या की भाषा सरल, शुद्ध एवं प्रभावशाली होनी चाहिए। अनावश्यक रूप से कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। देखिए, जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो हमारा जो मुख्य उद्देश्य होता है वो ये होता है कि व्याख्या किस लिए की जाती है, इसलिए कि छात्रों को जल्दी समझ आ जाए। कभी कभी कुछ इतने कठिन शब्द होते हैं बुक में कि छात्र नहीं समझ पाते, तो उनको समझाने के लिए व्याख्या का यूज़ किया जाता है। इस प्रविधि का यूज़ इसीलिए किया जाता है कि छात्रों को जल्दी समझ आ जाए। तो उसके लिए हमें हमारी जो भाषा है उसको सरल और शुद्ध, मतलब ये नहीं कि हम उच्चारण जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, तो सरल शुद्ध और प्रभावशाली होना चाहिए। और जहाँ ज़रूरत नहीं है तो वहाँ कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बेचारे बच्चे वैसे ही परेशान है कि समझ नहीं आ रहे, इतने कठिन शब्द हैं, और आपने लेके और कठिन शब्द दे दिए उन्हें, तो वो कैसे समझ पाएंगे। तो यहाँ वही चीज़ कह रहे हैं कि व्याख्या की भाषा सरल, शुद्ध तथा प्रभावशाली होनी चाहिए। अनावश्यक रूप से कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। आगे है, व्याख्या के समय इधर उधर की बातें, अनावश्यक उपदेश देने तथा पाठ्य वस्तु को सूत्र रूप में बताने के प्रयासों से बचना चाहिए। दूसरे शब्दों में असंबंधित तथा असंगत एवं अनर्गल बातों की व्याख्या से बचना चाहिए। जब किसी टॉपिक को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं तो इधर उधर की बातें ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, वही चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। व्याख्या जितनी आवश्यक हो उतनी ही की जानी चाहिए। यह ना तो बहुत विस्तृत और ना ही बहुत संक्षिप्त होनी चाहिए। व्याख्या ठीक और प्रासंगिक होनी चाहिए। व्याख्या उन्हीं की जानी चाहिए जिन्हें छात्र अपने प्रयासों से भी समझ नहीं पा रहे हों। व्याख्या तभी की जाती है जब छात्र खुद कोशिश कर चुका है और उसकी समझ नहीं आ रहा है, तब व्याख्या की जाती है ज़्यादातर। चलिए, व्याख्या तभी की जानी चाहिए जब छात्रों का पाठ में ध्यान केंद्रित हो तथा व्याख्या जानने के लिए उत्सुक हों एवं व्याख्या की आवश्यकता महसूस कर रहे हों। व्याख्या करने से पूर्व शिक्षक को संबंधित पूरी तैयारी करनी चाहिए। व्याख्या को यथासंभव रोचक, आकर्षक तथा मनोरंजक बनाने का प्रयास करना चाहिए। व्याख्या अच्छी, स्पष्ट तथा रुचिकर सरल शैली में की जानी चाहिए। ये सब वही बातें हैं जो मैं पहले समझा चुकी हूँ, तो ये दोबारा से रिपीट हो गई हैं। आगे है व्याख्या करते समय छात्रों का सहयोग लेना चाहिए। छात्रों की कठिनाइयों, भ्रांतियों तथा असंगत विचारों एवं कल्पनाओं का निवारण होना चाहिए। देखिए, जब हम कुछ एक्सप्लेन करते हैं तो ऐसा नहीं कि हम एक्सप्लेन करते जा रहे हैं और बच्चे अपने खेल में लगे हुए हैं या बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं। जब क्या होता है, जब टीचर बोलता जाता है और बच्चे एकदम नीरसता क्लास में आ जाती है और बच्चों को अरुचिकर लगता है क्लास में, तो वो चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। जब एक शिक्षक व्याख्या करता है तो छात्रों को भी उसमें
शामिल करना चाहिए। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा छात्रों से भी पूछना चाहिए और व्याख्या करते जाना चाहिए। आवश्यकता होने पर ही व्याख्या में पुनरावृत्ति की जानी चाहिए, अन्यथा पुनरावृत्ति से बचना चाहिए। जब एक बार में समझ ना आए तभी दोबारा से व्याख्या करनी चाहिए, नहीं तो एक बार ही समझाना चाहिए। व्याख्या प्रविधि के प्रयोग के समय आवश्यकता अनुसार विवरण, वर्णन, प्रश्न पूछना, भूमिका निर्वाह, स्पष्टीकरण, उदाहरण आदि अन्य प्रविधियों की भी सहायता शिक्षक को लेनी चाहिए। ये दिया हुआ है कि व्याख्या प्रविधि के प्रयोग के समय, व्याख्या प्रविधि है ये मैंने आपको बता दिया, और भी प्रविधियां मैंने बताई हैं आपको, 8 प्रविधियां बताई हैं, उनमें वर्णन, विवरण, प्रश्न पूछना, ये सारी प्रविधियां हैं। तो इनको भी इसमें शामिल करना चाहिए। वो कैसे कि हम व्याख्या कर रहे हैं, तो हम व्याख्या करते जा रहे हैं, लेकिन बच्चे क्या है, बैठे हैं अपने, नहीं ध्यान दे रहे हैं आप क्या एक्सप्लेन कर रहे हो, तो उस पर उनका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए उनसे प्रश्न पूछना चाहिए। और भी ये जितनी भी हैं व्याख्या प्रविधियां हैं, उनको बीच बीच में शामिल करना चाहिए, तभी आपकी व्याख्या जो होगी, व्याख्या प्रविधि प्रभावशाली बनेगी, सरल और स्पष्ट शुद्ध बनेगी। तो ये सारी इसकी सावधानियां बताई गई हैं। तो आप इसे अच्छे से देखिए, रीड करेंगे तो ही आपकी समझ में आ जाएगी। ना समझ आए तो आप पूछ लीजिएगा। ये 8 प्रविधियां हैं, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आ जाता है कि कौन कौन सी प्रविधियां हैं, उनमें 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है। तो विधि और प्रविधि एक सी हैं, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और मैंने पहले भी बताया कि विधि और प्रविधि एक नहीं है, अंतर है, ध्यान रखिएगा। ये सारी दी हुई हैं, आप लोग अच्छे से रीड करिए, आपकी अच्छे से समझ आ जाएगी। ना समझ आए फिर से पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जो लोग नए हैं, चैनल पे आते रहते हैं या पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन्होंने, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।